अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैं तो गोड़िया हूँ। कालिया तो आया है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। फिजिक्स लगती है तो अच्छे अच्छे नाचते हैं, बसंती क्या है? जो भी घटनाएं अभी आप देख रहे थे, ये कोई जादू नहीं है, ये फिजिक्स है, फिजिक्स। और फिजिक्स इतनी ही आसान है जितनी आसान अभी आप लोगों ने इन घटनाओं को होते हुए देखा आपने। ठीक है, कैसे वो बॉल बलून से एक दूसरे से दूर हट रहे थे। ठीक है, कैसे वो कागज पेन के ऊपर घूम रहा था, वो पानी जो है वो पाइप की ओर मुड़ रहा था, है ना। ये सारी चीजें जो आप अभी देख रहे थे, इन सब के पीछे फिजिक्स का एक फिनोमिना लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं चार्ज। तो आज हम इस चार्ज के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्या होता है और इसको क्यों पढ़ते हैं और ये चार्ज ने कितना बड़ा बवाल मचा के रखा हुआ है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आप जानते हैं मैटर, जानते हैं तो मैटर? हाँ सर, बचपन से ही पढ़े हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, है ना, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है जिसमें मास होता है, बचपन से पढ़ाया गया, जिसमें मास होता है वो मैटर होता है। यही पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन आप थोड़ा बड़े हो गए, है ना, और जानते जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे पढ़ाने कुछ चीजें और पढ़ते जाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते जाते हैं। तो जैसे मैटर की एक प्रॉपर्टी बचपन में पढ़ाई गई, मास, है ना, वैसे ही मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं चार्ज, है ना। मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक मास, दूसरा होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है, कहां से निकल के आया चार्ज, कैसे पता चला हमें इसके बारे में, एक बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरीज चल रही थी, एटम कैसा होता है सब जानना चाहते थे, क्या होता है एटम के अंदर, है ना। तो पहले डाल्टन आया, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये कुछ नहीं, एक सिंपल एक वाटरमेलन है और इसके अंदर जो सीड्स हैं इसके ये इलेक्ट्रॉन की तरह हैं और ये पूरा वाटरमेलन एक एटम है। कुछ दिन तक लोग भरोसा करते रहे, उसके बाद फिर और धीरे धीरे आगे जैसे प्रोग्रेस होती है, उस कहानी में नहीं जाऊंगा। तो हमें लास्ट में एट लास्ट पता चला कि देखो एटम जो होता है ना, वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। सब लोग जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, किसके, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये बातें पता चली। फिर ये देखा गया, ये सब साइमल्टेनियसली चीजें चल रही थी, ये देखा गया कि तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेकर के आता हूं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं, कब जाना हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले आते हैं तब भी सेम ही इंसिडेंस होता है, यहां भी वही घटना होती है। एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के पास जब हम लेकर के आते हैं तो हमें देते ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का है भाई देखो इलेक्ट्रॉन हमको तुमसे भी कोई मतलब नहीं है, और देखो भाई प्रोटॉन हमको तुमसे भी कोई मतलब नहीं है, ना हम तुम्हारे ऊपर कोई अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, ना ही हम तुमको रिपेल करेंगे, हम ऐसा तुम्हारे से कुछ नहीं करने वाले। तो न्यूट्रल के यार ये बहुत न्यूट्रल आदमी है, तो तभी तो मेरा नाम न्यूट्रॉन पड़ा है, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूं, है ना। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से। फिर जब इसको हम लोगों ने स्टडी किया तो ये पाया कि यार ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से एक बात समझ में आई कि कुछ ना कुछ कारण है जिसके कारण इनके बीच रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है। क्या, कुछ ना कुछ कारण है, कोई रीजन है जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। लोगों ने पहले सोचा कि यार ये ग्रेविटेशन फोर्स भी तो हो सकता है अट्रैक्शन, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स इतना स्ट्रांग होता ही नहीं है कि वो समझ में आए कि हाँ अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये रिमोट और ये पेन भी एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि
पता ही नहीं चल रहा है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं ये, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो नहीं हो सकता, ये कुछ नया है, ऐसा लगा साइंटिस्ट लोगों को। ऐसे ही सोच रहे होंगे, विचार बात चल रही होगी आपस में, है ना। लगा यार ये कुछ नया है ना, जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपल, और ग्रेविटेशन रिपल्सन भी तो नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ कुछ क्षण के लिए मान भी लें, कुछ देर के लिए, तो ग्रेविटेशन को रिपल्सन होते हैं। ग्रेविटेशन का नेचर केवल अट्रैक्शन का होता है। इसका मतलब है कि कोई नए टाइप का फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स का रीजन होता है मैटर, मास, है ना, मैटर का मास। तो इसका मतलब है कि इस वाले फोर्स का कोई और रीजन है, तो कोई और रीजन का नाम क्या रखें, है ना, व्हाटएवर नेम, कुछ भी सोच सकते थे, है ना। तो लोगों ने कहा ऐसा, इसका नाम चार्ज रखते हैं, ठीक है। महेश दिनेश रख दिया होता तो महेश दिनेश पढ़ रहे होते कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ महेश, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, ठीक है। बट हमने चार्ज रख दिया रखने वालों ने, तब ये दो टाइप के चार्ज क्या है, ये चार्ज है। यहां से एक आइडिया लगा कि कोई नई चीज है जिसके कारण इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, कोई एक नई चीज है ना, जिसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया चार्ज। क्या नाम दिया, चार्ज नाम। ठीक, तो अगर मैं चार्ज को डिफाइन करना चाहूं कि चार्ज क्या है, अगर डिफाइन करना है तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं, है ना। तो आपको चार्ज इज नथिंग बस नहीं, बट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। मैटर की प्रॉपर्टी मतलब अगर मैटर नहीं है तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैटर की ही प्रॉपर्टी है ना, किसी मैटर पे ही होगा चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एनीथिंग, ठीक है, बट होगा किसी मैटर पे, ठीक। तो चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैसी प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना, क्या करता है ये, मैटर की कैसी प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल ईच अदर, रिपेल, है ना। ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। और ये पाया गया, ये देखा गया कि दो टाइप से यहां पे नेचर समझ में आ रहा है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को साथ ले आ रहे हैं तो अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, दो प्रोटॉन्स को साथ ले आ रहे हैं तो रिपल्सन हो रहा है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन साथ में आ तो अट्रैक्शन हो जा रहा है। यहां से आप भी गेस कर सकते हो कि सभी इलेक्ट्रॉन पे तो एक जैसा चार्ज होगा, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे दुनिया में सब पे एक जैसा चार्ज होगा, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे दुनिया में उन सब पे एक जैसा चार्ज होगा। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का नेचर है वो अपोजिट है, क्योंकि अगर वो सेम काइंड ऑफ चार्ज दोनों पे होता तो यहां पर भी रिपल्सन ही हो सकता होता। क्यों, क्योंकि सेम तो रिपेल कर रहे हैं। एक एक दो यहां पे दो मेंटालिटी बनी कि जो सेम चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम होगा, दोनों प्रोटॉन पे, तो सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। एक यहां से ये फिनोमेना निकल करके आया कि अगर दोनों सेम है तो रिपेल करेंगे, है ना, और अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, है ना। अच्छा, अर्लियर मैं आपको बताऊं, ये तो मैं खैर आपको बहुत मॉडर्न तरीके से बता रहा हूं, कर रहा हूं। पहले लोग ऐसा मानते थे कि वो कोई लिक्विड है या कोई सब्सटेंस है जो इसके अंदर होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं होता है तो निगेटिव हो जाता है। बाद में समझ में आया कि ऐसी ये सब कहानी फालतू है। सीधी मुद्दे की बात समझो कि अगर दोनों पर चार्ज है तो दोनों पर अपोजिट नेचर का है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहां से बात समझ में आई लोगों को कि चार्ज दो टाइप का होता है ना। चार्ज जो है दो टाइप का होता है। चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, है ना। चार्ज दो टाइप का होता है। एक का नाम, देखो नाम रखने की बात फिर से यहां आ गई कि नाम रखना है, तो नाम क्या रखे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज चंगू एंड अदर इज मंगू, है ना। एक चंगू एक मंगू।
ठीक है, एक राम एक श्याम, तीसरा आ गया तो घनश्याम हो सकता है, ठीक है। लेकिन दो ऐसा नाम रखना था जिससे कि ये अपोजिट नेचर के हैं, ये बात समझ में आए। क्या? एक ऐसा नाम रखना था जिससे समझ में आए कि दोनों अपोजिट नेचर के। बात समझ में आई? ठीक है। तो लोगों का एक ऐसा करते, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का नेचर अपोजिट होता है ना। नाम ही तो है, कुछ भी रख सकते थे। दूसरा भी हमने देखा है, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज जो हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी हेल्प कर रहा है ऐसे नाम रखने से। तो नाम ही रखना था। तुम्हारा नाम राहुल क्यों है? क्योंकि माँ बाप ने रख दिया, तो आज दुनिया राहुल नाम से जानती है ना। राहुल की जगह रामू रखा होता, रामू नाम दुनिया जान रही होती। ठीक है, तो दो टाइप के चार्जेस थे, दोनों का नाम रखना था। तो हमने एक को कहा, एक को हम पॉजिटिव कहेंगे और दूसरे को निगेटिव कहेंगे। पॉजिटिव कौन वाला है? जो प्रोटॉन पे होता है ना। सिंपल लिख देते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ज्यादा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स क्यों करें? जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसको हमने कहा ये पॉजिटिव वाला है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इसको हमने कहा ये निगेटिव वाला है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव कह दिया, प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव। हमारा मन था, हमको नाम रखना था, तो हमने कहा एक काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वाला है उसको निगेटिव कर देते हैं, जो प्रोटॉन वाला है उसको पॉजिटिव कर देते हैं। नाम ही तो रखना था। अभी तक केवल नाम रखने वाली रस्म चल रही है। पंडित जी को बुलाया गया है कि ऐसा है, चलो नाम रखना है, दो लड़के पैदा हुए हैं, ठीक है, तो एक का नाम पॉजिटिव रख दिया गया, एक का नाम निगेटिव रख दिया गया। तो ये रही चार्ज की कहानी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसके कारण वो किसी दूसरे मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है ना। अब इसी चार्ज की देन है कि हमको भाई साहब पूरी फिजिक्स 12th की पढ़नी पड़ रही है। ये 12th की पूरी फिजिक्स के पीछे केवल एक बंदा है, वो है चार्ज। अगर चार्ज की डिस्कवरी ना हुई होती, हालांकि तब तो बहुत पीछे होते हम लोग, लेकिन ना हुई होती तो इम्प्रैक्टिकल सी बात है। बट अगर ऐसा होता तो हम लोग को 12th की फिजिक्स ही ना पढ़नी पड़ती। कमाल की बात है ना। क्यों? क्योंकि 12th की पूरी फिजिक्स चार्ज पे बेस्ड। कैसे बताऊं? अगर ये चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट इन पीस हो गया है ना, तो यहां से आपका फिजिक्स का पहला यूनिट निकल करके आता है, ठीक, जिसका नाम आप लोगों ने रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। है ना। चार्ज रेस्ट में अगर है तो ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफिनेशन पूछे क्या है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं बताओ। कोई कहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ गलत हो रहा है ना। कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो हम कहेंगे फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके बारे में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, और रुका हुआ है तो नालायक क्या क्या कर रहा है रुक करके, क्यों रुका हुआ है ना, उसके रुकने से किसको क्या फायदा क्या नुकसान है। मतलब चार्ज अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसके बारे में हम जो कुछ भी स्टडी करेंगे वो सारा सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, है ना। तो जो पहली यूनिट हम लोगों को पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कि 2 चैप्टर्स हैं। एक आपका जो हम पढ़ेंगे आज, डिस्कस करने वाले जिसके बारे में, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चैप्टर जो है वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, है ना। ये 2 यूनिट्स हैं, तो 2 चैप्टर्स हैं पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बाद रुका फिर मोशन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। और मोशन में भी चार्ज 2 टाइप से रह सकता है।
यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, है ना। एक यूनिफॉर्म मोशन आराम से कंटिन्यूअस स्पीड से मोशन करेगा, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, स्पीड उसकी बढ़ रही होगी या घट रही होगी, ठीक है। दो तरह से मोशन हो सकता है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक जैसा आराम से कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हम कहेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब। तो यहां पर हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सेकेंड यूनिट, जिसमें चार्ज क्या कर रहा है, जिसमें चार्ज मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट हो गई, चार्ज मोशन में आ गया है। और इतिहास गवाह है, ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ऑर्स्टेड ने कहा देखो, अगर चार्ज मोशन में आया तो ये केवल चार्ज नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा भाई साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। तुम्हें पता है मैग्नेट इज नथिंग बट मोशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है ना। और यहां पे हमारी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है, थर्ड यूनिट, विच इज मैग्नेटिज्म। और इसमें हम दो चैप्टर्स पढ़ते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। दो चैप्टर इसमें आ जाता है। तुमको सिलेबस, हाँ सिलेबस की ना रहा हूं मैं, तुम देखो चार्ज के कारण ही हम सब पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, ये मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी बड़ी मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन से इसको क्या लेना देना है? कुछ भी बोलते हो सर, गलत बोल गया मैं। बताए जा रहा हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब आएगा ना ये, अब बता रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म में। सॉरी अच्छा लोगों, जब करंट आएगा तो वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो यहाँ पे दो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मैग्नेटिक मैटर, है ना। टोटल हो गए 5 चैप्टर। पहली यूनिट में 2 चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर, 2 2 4 हो रही। जब ऑर्स्टेड ने कहा कि अगर चार्ज मोशन में है यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो वहां पर फैराडे बैठ के देख रहे थे, अच्छा चार्ज मोशन में आएगा, नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से मैग्नेट बन जाएगा। तो फैराडे का रुको, फैराडे गए लैब में, साइकिल उठाए गए लैब में, और उधर से लौट क्या मेरी नई थ्योरी देखो, अगर तुम इलेक्ट्रिक चार्ज से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट कर सकते हो, तो क्या मैं मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकता क्या? तो वहां से फैराडे ने बताया कि मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है जो कि, है ना, और इसमें मैं कह सकता हूं कि 4th यूनिट है, जिसमें हम लोग एक पढ़ते हैं आपका EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेट होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये दोनों चीजें इसी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यानी घूम घुमा के हम लोग अभी चार्ज पे ही अटके हुए हैं, ठीक। ऑर्स्टेड ने कहा चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो बताया था मैंने यार, सब जानते हो। फैराडे ने कहा कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई तो वो वाली एसी करंट थी। तो ये दोनों हम लोग चैप्टर नंबर 6 और 7 में पढ़ेंगे, यूनिट 4 जिसको मैं कह रहा हूँ, है ना। यूनिट वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। और जब चार्ज, यही चार्ज, मैं बार बार वहां क्यों लिख दे रहा हूँ, जगह कमी कारण पता है, मैं वहां लिख दे रहा हूँ और बार बार वो नॉन यूनिफॉर्म में आ जा रहा है। अब मेरे समझ में आना गलती क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ कुछ और लिख यहाँ दे रहा हूँ बार बार। अभी तक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में ही है यार, है ना। जगह इधर बना लेते हैं, बिना मतलब गलत जगह लिखे जा रहा हूं। अभी तक चार्ज
यूनिफॉर्म मोशन में ही है, अभी तक एक्सेलरेटेड रिटार्डेड मोशन नहीं हुआ है चार्ज का, और अब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, तो यहां पर जनरेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपका, यूनिट वाइज को 5th यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव्स, है ना। अरे यही लाइट जिससे आप मुझे जिससे दुनिया देख रहे हो आप, उसका एक छोटा सा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा इंफ्रारेड रेज होती है, जो जिससे कैमरा अंधेरे में देख लेता है ना। यूवी रेज होती है, जिससे क्रीम नहीं आती है, गर्मी में लगाने यूवी प्रोटेक्शन हार्मफुल होती है ज्यादा फ्रीक्वेंसी, है ना। रेडियो वेव्स होती हैं, जिससे सिग्नल हमारे तुम्हारे बीच ट्रांसफर हो रहा है, मोबाइल वाला, है ना। माइक्रोवेव्स होती हैं, खाना पकाने वाला माइक्रोवेव ओवन में जो यूज होता है, ठीक है। गामा रेज होती हैं, जो जो न्यूक्लियर एमिशन में निकलती, खतरनाक होती हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती हैं, और नॉर्मली कैंसर कॉजिंग भी होती है। एक्सरेज होती हैं, हड्डी टूट जाती पता लगाते, ये सब पूरा वाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है विबग्योर, यानी कि हमारी विजिबल लाइट। और यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 6 आ जाता है, जिसको हम बोलेंगे लाइट, जिसमें एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स, 2 यूनिट पढ़नी है हम लोगों को, है ना। तो आप देखो, हम चैप्टर 14 में से 10 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, और अभी तक केवल रीजन एक था, चार्ज, है ना। 14 में से 10 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, और रीजन एक था, क्या, चार्ज, ठीक है। चार्ज के कारण ही इतना चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को, लेकिन भाई साहब चार्ज पीछा नहीं छोड़ता है। जब ईएम वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान करके प्रूव ही नहीं कर पाए भाई साहब। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब ऐसे थे, फिजिक्स में कुछ ऐसे फिनोमिना थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहे थे। तो मैक्स प्लांक ने कहा तुम गड़बड़ कर रहे हो। उसके पहले हालांकि न्यूटन भी आए थे, लेकिन बादल बात ओरिजिनल वाला। मैक्स प्लांक ने कहा देखो ये सब फर्जी बातें ना करो, लाइट वेव नहीं है, ये पार्टिकल फॉर्म में चलता है, ये फोटॉन्स हैं ये, है ना। और अब मैं जैसे करो वैसे सुनो, सब सही हो जाएगा। लोग क्या करें, मजबूर, तो उन्होंने सुना, कहा देखते हैं प्लांक क्या बता रहा, और प्लांक ने कुछ चीजें प्रूव कर दी, है ना। तो लाइट का एक और नेचर हमको पढ़ना पड़ता है, और जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 7 पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें मेनली हम लोग फोटो इफेक्ट पढ़ते हैं, बट वहां पार्टिकल और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और पार्टिकल नेचर ऑफ वेव पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, ठीक है। अब बेसिकली इसमें पढ़ते हैं यही चीज, हालांकि इसमें 2 चीजें हैं, पार्टिकल का वेव नेचर, वेव का पार्टिकल, ठीक। ये भी यहीं से आ गया, 11 चैप्टर हो। और इसके बाद जहां से हम लोग शुरू किए थे कि ये चार्ज और हमने खोजा कहां से, तो वही चैप्टर आ जाता है एटम और न्यूक्लियाई, चैप्टर यूनिट 8 कह सकते हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 8 आ जाता है। हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं क्या होता है एटम, क्या होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, कैसे पता चला, एंड ऑल दैट, जो मैंने शुरू कहानी सुनाई थी। 13 चैप्टर हो गए। फिर चैप्टर 14 जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये तो सबको समझ में आ ही रहा है, ये मैंने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिस चैप्टर का नेचर सेम था मैंने उसको एक साथ लिखा हुआ है। अब टोटल हर, जैसे इसमें 2 यूनिट है, इसमें 2 यूनिट है, नहीं इसमें पहला वाला कहाँ चला गया, अच्छा उधर चला गया, उसमें 2 यूनिट है, तो टोटल 14 चैप्टर आपके हैं। तो ये लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इतना चीज ये आपको पढ़ना है, और ये पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस लिखा हुआ है। यही आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे, और यही आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी आपको यही सेम सिलेबस पढ़ना है। बात समझ में आई? तो ये रहा कंप्लीट आपका सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमारा सरदर्द कौन बना,
चार्ज। चार्ज है क्या, हमने कहा कि चार्ज इन रेस्ट, जिसके बारे में पढ़ते हैं हम, तो हम कहते हैं कि ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पर चार्ज रुका रहेगा, चलेगा नहीं चार्ज, है ना। और इसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है चार्ज। तो चार्ज हमने क्या कहा कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसके कारण वो किसी दूसरे मैटर को अपने अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, है ना। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, चार्ज कैसे, ये कि स्केलर क्वांटिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करूं मैं, यूनिट की बात करूं, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, क्या होती है, कूलाम। ठीक है, लेकिन क्योंकि कूलाम थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है, सर बड़ी यूनिट कैसे पता चला आपको कि बड़ी यूनिट है। देखो जनरली जैसे अगर मैं कहूं कि एक टेलर है ना, अब जनरली वो कपड़े वपड़े माप कर सिलाई उलाई करता है, तो मुझे उसके यहां आपको कौन सी स्केल मिलेगी जिसमें इंच में डिवीजन्स बने हो, जिसमें एमएम में डिवीजन्स बने हो, जिसमें एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट हो जाए, या जिसमें किलोमीटर में मेजरमेंट हो जाए। तो तुमको अक्सर जनरली इंच ही मेजर करते हैं, है ना, इधर मेजर करते हैं, इधर मेजर करते हैं, अपनी टेलर क्या कभी गए देखे तो होगी, है ना। तो इंचेस में मेजर करते हैं या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। एमएम बहुत छोटी यूनिट होती है, जितना अगर आपका मान लो शर्ट की लंबाई इतनी छोटी हो गई तो उससे आपके शर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इतनी बड़ी बड़ी छोटी बड़ी शर्ट ले लेते हैं हम लोग, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना। तो हम उसके यहाँ कौन देखेंगे, वो स्केल देखेंगे जिसमें इंचेस में डिविजन्स बने हुए हैं, तो उसी में काम कर लेते हैं, है ना। किलोमीटर में तो थोड़ी, इंसान तो नहीं पहनेगा किलोमीटर में। तो वैसे जो जनरली हम लोग चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं या जनरली चार्जेस हमारे आसपास हम देखते हैं, वो सब इतने बड़े अमाउंट में नहीं होते हैं कि उनको कूलाम में मेजर किया जाए। तो इसीलिए उनको मेजर करने के लिए एक थोड़ी छोटी यूनिट बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कूलाम। और एक माइक्रो कूलाम होता है आपका 10⁻⁻⁶ कूलाम। अब आप कहो सर ये माइक्रो कोई यूनिट तो है नहीं, ऑब्वियस की बात है ना, माइक्रो कोई यूनिट नहीं है। माइक्रो जिसके आगे लग, जैसे माइक्रोमीटर विच इज माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर, तो जिसके आगे माइक्रो लग गया वहां 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। पी को लग गया 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो, नैनो लग गया 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब क्या है, प्रीफिक्स हैं जो सिंपली उसके वैल्यू को छोटे लिख करके रिप्रेजेंट किया जा सके। अब किसी को 1 × 10⁻⁶ लिखने से बेटर है कि 1 माइक्रोग्राम लिख दो, तो थोड़ा सहूलियत के लिए यूज किया आता है इसको, है ना, बस इसीलिए यूज किया था कुछ। ठीक है, तो कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम होता है। हम लोग एक यूनिट यूज करते हैं ESU, 1 ESU विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एब कूलाम। क्या बोलते हैं, एब कूलाम, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी को एब, इसी को एक फ्रैंकलिन भी बोलते, इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फ्रैंकलिन बोलते हैं, है ना। ये सब ESU का ही नाम है। और ये आपकी CGS यूनिट होती है, कौन सी, ये आपकी CGS यूनिट होती है। और एक ESU में कितने कूलाम होते हैं ये मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं, ठीक है। और एक यूनिट और होती है, एक EMU, है ना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं विच इज, मैं एक गलती कर गया, आज मेरा दिमाग सही नहीं है क्या, एब कूलाम इसको बोलता हूं, दिस इज स्टैट कूलाम, दिस इज स्टैट कूलाम, ठीक है। तो एक एब कूलाम यानी कि एक EMU यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में कितने कूलाम होते हैं और एक स्टैट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, ये दो चीजें कमेंट बॉक्स में आपको बता, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत प्यारी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं फैराडे। प्यारी यूनिट क्यों होती है सर, ऐसा क्या होता है इसमें, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है ना, 1 फैराडे, 1 फैराडे।
अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर फैरेड सुना था सर, उसकी होती है सर ये आपकी, अरे वही कैपेसिटेंस। फैराडे क्या है? तो फैराडे जो है वो चार्ज की यूनिट होती है और फैरेड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। और एक फैराडे इक्वल टू होता है 90 अप्रोक्सीमेटली, मोटी मोटा 96,500 कूलाम। और ये बिगेस्ट यूनिट है ना, बिगेस्ट यूनिट, बिगेस्ट यूनिट। इससे बड़ी चार्ज की कोई दूसरी यूनिट नहीं है, सबसे बड़ी यूनिट है ये फैराडे, 96,500 कूलाम। ठीक, और बाकी आपको दोनों बताना ही है। बाकी आगे चलते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव वाला जो कि प्रोटॉन का चार्ज, एक होता है निगेटिव वाला जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी ब्रेक किया जा सकता है, इसको भी तोड़ा जा सकता है? तो साइंटिस्ट काफी लोग लगे रहे, फिर नतीजे पहुंचे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं ये भी बने होते हैं क्वार्क्स से। वैसे तो 6 टाइप के होते हैं क्वार्क्स, लेकिन आपको उन सभी के बारे में नहीं जानना है। आपको जानना है केवल 2 क्वार्क्स के बारे में, जिसमें एक है अप क्वार्क और एक है डाउन क्वार्क। एक आपका है अप क्वार्क, अप क्वार्क इसको बोलते हैं हम लोग, और एक है डाउन क्वार्क, इसको हम लोग डाउन क्वार्क बोलते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हम करें तो आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है -e चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे, और एक प्रोटॉन पे होता है +e चार्ज। जहां पे e को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज। और e का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। देखो, हमने कहा भाई, हमको ऐसा लगा, तो हम थोड़ा कहानी और करते हैं। जब हम तोड़ते तोड़ते पहुंचे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, तो हमने कहा अब ये ना टूट रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अब ये ना टूट रहे हमसे, है ना। अब और मेहनत नहीं करते, थक गए तोड़ते तोड़ते। तो देखा गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया और प्रोटॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया, तो ये देखा गया कि इन दोनों का चार्ज एकदम सेम टू सेम है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है, बस एक पर निगेटिव है और दूसरे पर पॉजिटिव, है ना। दोनों पर सेम चार्ज है, बस एक पर निगेटिव है, एक पे पॉजिटिव, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं, है ना। तो एक का जो चार्ज था वो प्लस में इतना था, एक का माइनस में था। तो इस वैल्यू को हमने कहा इससे छोटा चार्ज पॉसिबल तो है नहीं, तो इस वैल्यू को एक कांस्टेंट मान लिया गया और इसको कहा गया स्मॉल e यूनिट चार्ज, है ना, फंडामेंटल चार्ज, यूनिट चार्ज। ठीक है, कि इससे छोटा टूटेगा नहीं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पे इतना माइनस में, प्रोटॉन पे इतना प्लस में। लेकिन बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी ब्रेक हो सकते हैं। किसमें ब्रेक हो सकते हैं? ये ब्रेक होते हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में। जब इनका चार्ज मेजर किया गया तो ये पाया गया कि जो अप क्वार्क था उसका चार्ज था प्लस का 2e/3 और जो डाउन क्वार्क था उसका चार्ज था माइनस का e/3, है ना। ये भी ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन एक खास बात थी कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ना ब्रेक तो हो सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकते। ये अलग अलग, इनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये जब भी रहेंगे एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर के या न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे या प्रोटॉन का करेंगे या इलेक्ट्रॉन का करेंगे। लेकिन अलग से एक क्वार्क जेब से निकाल कोई दे दे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता। बात समझ में आ रही है ना। इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। अनस्टेबल पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स हैं ये? अनस्टेबल पार्टिकल्स, अनस्टेबल पार्टिकल्स, स्टेबल नहीं रह सकते, अनस्टेबल पार्टिकल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये हमेशा कंबाइन होकर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के
फॉर्मेशन में ही होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन बनता है 3 डाउन क्वार्क को मिलाकर के, -e/3, -e/3 और -e/3। आप देखिए तीनों को मिलाएंगे तो टोटल जोड़िए तो -3e/3 यानी कि माइनस का e आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बना हुआ है 3 डाउन क्वार्क, है ना। अगर प्रोटॉन के फॉर्मेशन की बात करूं तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क हैं, 2 अप क्वार्क हैं और 1 डाउन क्वार्क है। आप सॉल्व कर देखिए, 2 2 4 में से 1 गए 3, 3e/3 यानी कि e आ जाएगा पॉजिटिव का, है ना। और न्यूट्रॉन गेस करिए न्यूट्रॉन कैसे बना होगा, तो न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क होगा और 2 डाउन क्वार्क हो जाएंगे, -e/3 और -e/3। सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन। इनका स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे टोटल ऐड करेंगे आप 0 चार्ज, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास की कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, है ना, ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू रख सकूं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वन पे, तब तक बाय बाय।